तो विजय माल्या पर तो सालों से बात होती रही है, लेकिन अभी हाल में उन्होंने एक काफी लंबा इंटरव्यू दिया है, पहली बार शायद इतने विस्तार से। हाँ बिल्कुल, सालों की चुप्पी के बाद कह सकते हैं उन्होंने अपनी कहानी का पक्ष रखा है। और आज हम उसी इंटरव्यू को खंगाल रहे हैं, हमारे पास पूरा ब्यौरा है। किंगफिशर एयरलाइंस कैसे शुरू हुई, क्यों डूबी, वो कर्ज वाले आंकड़े और जो आरोप लगे उन पर माल्या का क्या कहना है, सब कुछ। हाँ, इसमें कई दिलचस्प बातें हैं। हमारा मकसद यही है कि इस बातचीत से जो जरूरी बातें हैं वो निकालें और समझें कि जो माल्या कह रहे हैं, खासकर वो पैसों की वसूली वाली बात, हाँ वो बहुत अहम है। और जो आमतौर पर लोग समझते हैं उसमें कितना फर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि वो इतने साल चुप क्यों रहे। उनका कहना है कि मीडिया ने एक नेगेटिव माहौल बना दिया था, एक तरह का मीडिया ट्रायल चल रहा था। अच्छा। और अब उन्हें लगते हैं कि सोशल मीडिया, पॉडकास्ट जैसे नए प्लेटफॉर्म्स हैं जहां वो अपनी बात ठीक से रख सकते हैं। ये तो है। अच्छा, किंगफिशर एयरलाइंस शुरू करने के पीछे उनकी सोच क्या थी, क्या विजन था? देखिए, उनके मुताबिक विजन बड़ा सीधा था, भारत में बेस्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस देना, मतलब अव्वल दर्जे का। ओके। शुरू में तो ये सिंगल क्लास कम लागत वाली एयरलाइन थी, पर उसमें भी उन्होंने इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, खाना पीना, ये सब दिया था। हाँ, जो उस जमाने के लो कॉस्ट में नहीं होता था। बिल्कुल नहीं होता था। तो वो एक अलग पहचान बनाना चाहते थे। लेकिन फिर चली क्यों नहीं? मतलब उनके हिसाब से गड़बड़ कहाँ हुई? वो कई कारण बताते हैं। एक तो वो कहते हैं कि 2008 में जो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई, उसका असर पड़ा। हाँ, वो तो था ही। फिर हवाई जहाज के ईंधन की कीमतें आसमान छू रही थी, और वो तत्कालीन सरकार, मतलब उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, उनका भी जिक्र करते हैं। अच्छा। सरकार का क्या रोल था? उनका कहना है कि सरकार में सलाह दी कि एयरलाइन का साइज कम मत करो, मतलब विस्तार जारी रखो। और एक बड़ा दावा वो ये भी करते हैं कि एतिहाद एयरवेज पैसा लगाने को तैयार थी, निवेश करने को। एतिहाद? वाह। हाँ, जिससे शायद एयरलाइन बच सकती थी, पर सरकार ने उनके मुताबिक इसकी इजाजत नहीं दी। ये तो काफी गंभीर बात है अगर ऐसा हुआ था। खैर, एयरलाइन डूबने के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पैसों का, कर्ज और वसूली। हाँ, और इस पर माल्या का जो पक्ष है वो काफी चौंकाने वाला कह सकते हैं। क्या कहते हैं वो आंकड़ों के बारे में? उनके मुताबिक बैंकों का जो मूल कर्ज था, प्रिंसिपल अमाउंट, वो करीब 6,203 करोड़ था। 6,203 करोड़? हाँ, और ये आंकड़ा वो हवा में नहीं कह रहे, ये DRT यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के फैसले पर आधारित है। ओके, तो ये एक ऑफिशियल फिगर है उनके हिसाब से। जी, लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। वसूली कितनी हुई? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो दावा करते हैं और कहते हैं कि ये सरकारी एजेंसियों ने माना है कि उनसे 14,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, मतलब एसेट्स, जब्त करके बेची जा चुकी हैं। 14,000 करोड़? 14,100 करोड़? ये तो मूलधन का डबल से भी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। और ये आंकड़ा उस आम धारणा से बिल्कुल अलग है जिसमें हम सुनते आए हैं कि 9,000 करोड़ का बकाया है, वगैरह वगैरह। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। अगर कर्ज से दोगुनी वसूली हो चुकी है जैसा वो कह रहे हैं, तो क्या उन्होंने पहले कोई सेटलमेंट की कोशिश नहीं की थी? बिल्कुल की थी। उनका कहना है कि 2012 से 2015 के बीच उन्होंने कई बार बैंकों को सेटलमेंट ऑफर दिए। अच्छा। हाँ, लेकिन बैंकों ने वो ऑफर्स ठुकरा दिए, और वो ये भी आरोप लगाते हैं कि आज तक बैंकों ने उन्हें ये नहीं बताया कि कुल कितनी रिकवरी हुई है, उसका पूरा हिसाब किताब नहीं दिया है। तो उनका पॉइंट ये है कि जब पैसा ब्याज समेत वसूल हो गया है, तो फिर धोखाधड़ी का केस कैसे बनता है? बात तो सोचने वाली है। लेकिन उन पर वो कर्मचारियों की सैलरी ना देने जैसे आरोप भी तो थे। वो काफी गंभीर थे। हाँ, उस पे उनका जवाब ये है कि कंपनी के खाते फ्रीज थे, बैंक अकाउंट्स। ओके। उन्होंने कोर्ट में अर्जी भी दी थी कि कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए कुछ पैसा रिलीज किया जाए, पर बैंकों ने विरोध किया और कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। और वो जो उनकी 60वें जन्मदिन की बड़ी आलीशान पार्टी थी गोवा में शायद, उस पर भी बहुत हंगामा हुआ था। हाँ, उस पे भी वो सफाई देते हैं। कहते हैं कि वो पार्टी किंगफिशर एयरलाइन बंद होने के 3 साल बाद हुई थी। 3 साल बाद? हाँ, और उसका खर्चा उन्होंने अपनी जेब से दिया था, मतलब अपने पर्सनल पैसों से, कंपनी के पैसों से नहीं। अच्छा, अब आते हैं उनके भारत छोड़ने पर। उन्हें भगोड़ा कहा जाता है अक्सर। हाँ, इस पर वो काफी आपत्ति जताते हैं। वो कहते हैं कि उनका जाना पहले से तय था, एक प्री प्लान्ड विजिट थी जिनेवा में। प्री प्लान्ड? जी, और उनका दावा है कि उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को संसद में चलते चलते बता भी दिया था कि वो जा रहे हैं। ओह। बाद में वो कहते हैं उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, तो वो वापस आ ही नहीं सकते थे।
और भगोड़ा शब्द पर उन्हें इसलिए भी ऐतराज है क्योंकि वो कहते हैं कि वो तो 1988 से एनआरआई है और 1992 से यूके के परमानेंट रेजिडेंट है। ओके, तो धोखाधड़ी और फंड साइफनिंग मतलब पैसों की हेराफेरी के आरोपों का क्या? उनको वो पूरी तरह से नकारते हैं, सिरे से खारिज करते हैं। जैसे वो आईडीबीआई बैंक वाला लोन था और किंगफिशर ब्रांड की वैल्यूएशन का मुद्दा था। हाँ, उस पे उनका कहना है कि ब्रांड वैल्यूएशन प्रोफेशनल कंपनियों ने किया था, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर ही बैंक ने लोन दिया था और उस वैल्यूएशन को माना भी था। तो क्या वो मानते हैं कि उनसे कोई गलती हुई इस सब में, और क्या वो कभी भारत लौटना चाहेंगे? देखिए, वो ये मानते हैं कि शायद किंगफिशर एयरलाइंस शुरू करना ही एक गलती थी, या फिर उस वक्त जो वित्त मंत्री ने सलाह दी उसे मानना एक गलती थी। और भारत लौटने के सवाल पर उनका कहना है कि अगर उन्हें एक निष्पक्ष सुनवाई का मतलब फेयर ट्रायल का आश्वासन मिले तो वो इस पर विचार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें, हमने विजय माल्या का पक्ष सुना। वो एक तरह से खुद को हालात का, मीडिया का और शायद कुछ हद तक सिस्टम का शिकार बता रहे हैं। हाँ, और सबसे बड़ा दावा उनका यही है कि भाई कर्ज से कहीं ज्यादा पैसा तो वसूला जा चुका है। बिल्कुल। और वो दूसरी तरफ हैं कानूनी मामले, अदालतों के फैसले और आम लोगों की धारणा, जो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखती है जिसने बैंकों का पैसा डुबाया और देश छोड़ गया। सही कहा। तो ये जो मालिया के वसूली वाले आंकड़े हैं, जो वो कहते हैं सरकारी रिपोर्टों से हैं, और जो उन पर धोखाधड़ी के आरोप हैं, इनके बीच एक बहुत बड़ा तनाव है, एक विरोधाभास दिखता है। हाँ, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अगर वाकई कर्ज से ज्यादा वसूली हो चुकी है, जैसा मालिया दावा कर रहे हैं, तो फिर ये धोखाधड़ी और देनदारी वाली कहानी इतनी मजबूत क्यों है? और ये पूरा मामला भारत में बिजनेस फेलियर, पब्लिक परसेप्शन कैसे बदलता है,